हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की सेशन में आपका ऑल इंडिया लेवल के जो ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल पूछे गए थे, आज साइंस प्लस जीके का आपका पहला टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें दोस्त टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। सही कहने का टारगेट आपका 60 प्रश्न में से 45 प्रश्न होने वाला है। तो जैसा कि इस समय ग्रुप डी 2025 की नई भर्ती चल रही होगी, आपने जब फॉर्म भरा होगा उसके बाद ग्रुप डी का सिलेबस देखा होगा, तो साइंस का 25 क्वेश्चन रहा होगा, जीके का 20 क्वेश्चन रहा होगा, यानी दोनों मिलाकर 45 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, एक क्वेश्चन एक नंबर का। तो यहाँ तो साथ ही 60 प्रश्न होंगे। यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। आपको यदि 45 प्रश्न में से पासिंग करना होगा तो कम से कम भाई 16 नंबर लाना पड़ेगा, लेकिन ग्रुप डी में पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, आपको इसमें मेरिट बनता है। तो आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा तो 100 में से 100 नंबर लाने की जरूरत पड़ेगी, तभी इस बार दोस्त ग्रुप डी का एग्जाम 2025 में आपका एक सीट होने वाला है। क्योंकि इसमें देखिए 32,438 पे इसमें पोस्ट पे आपकी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, एग्जाम भी इसी पोस्ट पे होगी। आप देखेंगे लास्ट में कुछ दिनों बाद इसका जो पोस्ट है वो बढ़ेगा, लेकिन दोस्त इसमें जो फॉर्म अप्लाई होने की संख्या है वो लगभग 1 करोड़ से समथिंग होने वाली है। ओके दोस्तों, इसीलिए टारगेट आप बिल्कुल अच्छी तरीके से चारों सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, साइंस का लेकर चलेंगे, जीके का लेकर चलेंगे, प्लस साथ ही मैथ और रीजनिंग का। रीजनिंग का सबसे अधिक 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के भी दोस्त 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग, प्लस 90 मिनट समय रहेगा आपके पास इस पेपर को हल करने के लिए। ओके दोस्त, तो कल शाम में जो 7 PM पे क्लास चली थी, रीजनिंग का पहला टेस्ट था, आज आपका साइंस प्लस जीके का पहला टेस्ट होने वाला है। ओके तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास इस समय सुबह 8 बजे चल रही है, 11:30 AM पे चल रही है, और आज शाम को 4 बजे मैथ की टेस्ट होगी, याद रखिएगा। फिर शाम को 7 PM पे रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट फिर से शुरू होगी, एक हफ्ते बाद फिर से आपकी टेस्ट होगी। ओके तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म की विशेषता है? बताइए दोस्त, कौन सा जिम्नोस्पर्म की विशेषता इनमें से? तो भाई याद रखिएगा, देवदार है। तो पहले का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो लास्ट में आपका कितना स्कोर बना ये हमें जरूर कंफर्म कीजिएगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फैराड किसकी इकाई है? बताइए, फैराड किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा, धारिता की है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अल नीनो धारा यानी अल नीनो करंट कहाँ बहती है? तो साथ ही अल नीनो धारा जो बहती है वो प्रशांत महासागर में बहती है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो साथ ही भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सर जी कंचनजंगा है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को एनालिसिस करेंगे, प्लस याद भी करते चलेंगे, अपनी साथ ही मतलब माइनस मार्किंग के साथ स्कोर चेक करेंगे। ऐसे अभी से आदत डालनी है हमें, क्योंकि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग से बचे तो एक सीट मिला इस बार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देखिए बिल्कुल नए स्टूडेंट आ रहे हैं इसमें। नए स्टूडेंट क्या करते हैं, जाते हैं कंप्यूटर पे 100 में से 100 लगा के आ जाते हैं, वो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जितना सही करेंगे उतना कट जाएगा आपका, सही में से ही कटता है, याद रखिएगा। तो अभी अपने आदत में सुधारिए, जो क्वेश्चन ना आए उसको बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, जो है किसी केवल उसी पर टिक लगे। लास्ट में आपको इलिमिनेट करने का तरीका बताएंगे तो वो मजा आने वाला है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार 1913 में किसके द्वारा किया गया था? बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार 1913 में किया गया था, जो कि हेनरी मोसले द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 6, किसने वृज्जी के महाजनपद को हराया और मगध का राजनीतिक सर्वोच्चता की नींव रखी? बताइए दोस्त, किसने वृज्जी के महाजनपद को हराया और मगध का राजनीतिक सर्वोच्चता की नींव रखी? तो भाई याद रखिए, अजातशत्रु ने। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लाल मिट्टी को लाल रंग प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा कारक है जो कि लाल मिट्टी को लाल रंग प्रदान करता है? तो भाई आयरन ऑक्साइड है। 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस समय तो भाई ब्लॉक ए ही केवल आपको रंगने की जरूरत है, क्योंकि 7 तक ऑप्शन ए ही मिला है। चलिए दोस्त नेक्स्ट देते हैं, अगला सवाल देखते हैं, और कौन सा ऑप्शन सही रहता है क्वेश्चन नंबर 8 में।
निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? चलिए बताइए कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो भाई पाक जल डमरू मध्य। यहाँ से इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किस माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है? बताइए किस माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है? तो भाई याद रखिए, एक तो ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों में दोस्त। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट बताइए नंबर दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है। मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? बताइए मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर, यानी किसकी समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो भाई स्वर्ण समिति की सिफारिश पर। सी ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप अपना टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं। तो इस समय टारगेट साथ ही हम लोग का चल रहा है कि 22 फरवरी तक ऑल इंडिया जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम 2018-2022 में हुआ था, एक शिफ्ट का ख़त्म करना है। तो भाई 14 फरवरी स्टार्ट हो चुका, यहाँ से हमारे पास एक हफ्ता बाकी है। तो इसके बाद साथ ही हमें क्या कहना है कि जो मैथ, साइंस, जीके और करंट अफेयर के सवाल आएंगे पेपर में, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से चैप्टर वाइज बिल्कुल टॉपिक वाइज करना है। इसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार भाइयों को जोड़ना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को डेली शेयर किया कीजिए, प्लस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके, चलिए बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के साथ ग्रंथिकाएं ये किसके मूल में पाई जाती हैं? बताइए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के साथ ग्रंथिकाएं ये किसके मूल में पाई जाती है? तो याद रखिए मटर में पाई जाती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है। बताइए दोस्त किसकी जवाबदेही के सुनिश्चित करता है जो संसद में प्रश्नकाल होता है? तो भाई याद रखिए, जो संसद में प्रश्नकाल होता है ना, ये कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही सुनिश्चित कर देता है। यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे पढ़ेंगे, संसद में प्रश्नकाल कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा होता है? बताइए भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका आकार कैसा होता है? तो भाई याद रखिए त्रिभुजाकार होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? भाई गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होता है। आज आपको साथ ही सबसे अधिक साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है? हाफ mv² होती है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। थांगका चित्रकला शैली ये किस देवता को दर्शाता है? बताइए दोस्त, जो थांगका चित्रकला शैली है ये दोस्त बौद्ध देवता को दर्शाती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल कितने डिग्री अलग होते हैं? बताइए फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल कितने डिग्री अलग होते हैं भाई? तो याद रखिए 180 डिग्री अलग होते हैं, यानी 180 आपका दोस्त बिल्कुल राइट आंसर होने वाला ए ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। पत्तियों पर उपस्थित रंग ये किससे घिरे होते हैं? तो साथ ही पत्तियों पर उपस्थित रंध्र ये किससे घिरे होते हैं? आप ध्यान से देखेंगे तो गार्ड सेल्स बने रहते हैं, द्वार कोशिकाएं से घिरे हुए होते हैं। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 1 नंबर का, 60 क्वेश्चन 60 नंबर का ये टेस्ट आपकी चल रही है। लास्ट में आपका कितना स्कोर बनेगा ये हमें साथ ही जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। बैंक दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? बैंक दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? तो दोस्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। किसका विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से कैसे विकसित हुआ है? बताइए दोस्त किसका विकास था कि हमें यह कन्फर्म किया, बताया कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से कैसे विकसित हुआ? तो किसका सिद्धांत था? तो भाई डार्विन का सिद्धांत था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए
नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो क्या कहलाते हैं? ये तो मैथ का सवाल आ गया बीच में। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो क्या कहलाती है भाई? समकोण कहलाती है ना दोस्त। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो क्या आप बता सकते हैं जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे? बताइए। बिल्कुल सेम प्रश्न, ऑप्शन भी इसी में दिया है, बताइए आप लोग। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? बताइए दोस्त, युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? फटाफट राइट आंसर बताएंगे। तो भाई याद रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। बी ऑप्शन अर्धसूत्री विभाजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? ध्यान देंगे सभी साथी, संगम कविताओं में उल्लिखित तमिल शब्द मूवेंद्र का अर्थ क्या है? बताइए दोस्त, जो संगम कविताओं में उल्लिखित तमिल शब्द है मूवेंद्र, ये किसका अर्थ है? बताइए। तो भाई मूवेंद्र का मतलब होता है तीन प्रमुख। यहाँ से डी ऑप्शन क्या बन रहे हैं आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट में बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है? काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेटर है? तो भाई कपास के खेती के लिए जो काली मिट्टी होती है ना, सबसे उपयुक्त होती है। सी ऑप्शन यहाँ से क्या बन रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट में बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? बताइए दोस्त, किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो भाई याद रखिएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। जो कांच पर कुछ भी लिखा जाता है ना, तो आप ध्यान देंगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड से लिखा रहता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट में बताइए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रमंडल युवा खेल का पहला संस्करण आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। तो किस वर्ष राष्ट्रमंडल युवा खेल का पहला संस्करण आयोजित किया गया था? तो याद रखिए 2000 में। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसका मुख्य केंद्र कौन कौन था? एक तो कानपुर था, बरेली भी था, लखनऊ भी था, लेकिन दोस्त रोहतक था नहीं था, तो इसलिए मुख्य केंद्र रोहतक नहीं था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट में बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27, सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा गया था? बताइए दोस्त, सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा गया था? भाई याद रखिएगा, मेगास्थनीज को भेजा गया था। डी ऑप्शन क्या बन रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सुअरों में स्वाइन फ्लू एक रोग है जिसका कारण इन्फ्लुएंजा है। भाई कौन सा इन्फ्लुएंजा है? सुअरों में स्वाइन फ्लू एक रोग है जिसका कारण जो इन्फ्लुएंजा कौन है भाई? तो एक ही हो सकता है, विषाणु है भाई। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट में बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन छद्म ठोस का उदाहरण है? तो साथी इनमें से छद्म ठोस का उदाहरण है। भाई ऐसे नाम आएंगे ना कि आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत कर सकते हैं, खासकर साइंस में भाई देखिए, जो इंग्लिश में पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा सा मतलब कि आसान होगा, जो अब इंग्लिश पढ़ के अभी हिंदी में जा रहा होगा तो भाई उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली। इसलिए आप डेली का डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। आप देखेंगे हर एक जो आपका प्रश्न में जो अक्षर लिखे रहेंगे ना, वो साथ रिपीट होते रहते, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। बस क्लास साथ ही बहुत डेली अच्छी से लेना है, आपको एक एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आने वाले दिनों में साथी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा देश आंशिक रूप से एशियाई महाद्वीप में और आंशिक रूप से यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है? बताइए कौन सा देश आंशिक रूप से एशियाई महाद्वीप में और आंशिक रूप से यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है? ऐसा कौन सा देश है भाई? तो तुर्की देश है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अंततः अरब सागर से जा मिलती है? बताइए कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अंतिम में जाके अरब सागर से जा मिलती है? कौन सी नदी है? तो भाई नर्मदा नदी है।
ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। सवाल आपसे पूछेगा ये, ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार कौन है? भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार कौन है? भाई अवनींद्रनाथ टैगोर है। डी ऑप्शन अवनींद्रनाथ टैगोर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। हीनयान और महायान नामक दो बौद्ध संप्रदायों को निम्नलिखित में से किसने मान्यता दी थी? बताइए दोस्त, हीनयान और महायान नामक दो बौद्ध संप्रदायों को किसने मान्यता दी थी? कहाँ पर भी दी गई थी? भाई याद रखिए, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद संगति में। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद संगति में। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी तथा संक्षिप्त रेखा किसे निरूपित करती है? जो भाई विद्युत सेल के प्रतीक में, बैटरी के सेल में जो प्रतीक रहता है प्लस और माइनस ना, तो आप देखेंगे उसमें मोटी तथा संक्षिप्त रेखा रहती है, तो वो किसे निरूपित करती है, किससे साथ डिनोट करती है? तो भाई ऋणात्मक टर्मिनल को, याद रखिएगा ऋणात्मक टर्मिनल को। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। मानव में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? बताइए, मानव में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? तो भाई याद रखिए यकृत में होता है। किसमें? यकृत में, यानी ऑप्शन सी का हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से दे रहे होंगे, हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से हल करेंगे, प्लस याद भी कर रहे होंगे साथ में। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग से आप बच रहे होंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया आपका? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोगों का एक युग्म है? तो भाई इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोगों का एक युग्म है? युग्म यानी कौन सा? हैजा टाइफाइड। आपको कहीं दिखे तो समझिए जीवाणु जनित रोगों का एक युग्म होता है, हैजा टाइफाइड। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। रक्त वाहिकाओं की दीवारों और फेफड़ों के वायु कोष्ठक में पाए जाते हैं। तो भाई कौन है? जो आपका पट्टकी उपकला, ये रक्त वाहिकाओं की दीवारों और फेफड़ों के वायु कोष्ठक में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन पट्टकी उपकला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जर्मनी, बुल्गारिया, स्पेन या इंग्लैंड देश में? तो भाई जर्मनी में स्थित है। ये ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो कौन सा थी? श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो भाई सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है? किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्त, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो भाई वेग कहलाता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल चेक करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है? भारत की 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? बताइए दोस्त, भारत की 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के दौरान राज्यों के समूहों में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? कौन कौन राज्य था इसमें? तो एक तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार था। यही 3 भाई राज्य थे, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, यानी डी ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा सर जी, आप टेस्ट दे रहे हैं, हर एक प्रश्न बहुत अच्छा से डेली लाया कीजिए, बहुत मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए दोस्त, विद्युत उपकरण जो सदैव श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, क्रमशः कौन से हैं? विद्युत उपकरण जो सदैव श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, वो क्रमशः कौन होते हैं? एक तो भाई अमीटर होते हैं और एक वोल्टमीटर होते हैं, यानी 42 का दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? आज टेस्ट का पहला प्रश्न काफ़ी इजी मिला, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल भी है, ये पेपर में आएगा आपके, देखेंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? 51 हो सकता है भाई, बिल्कुल 51 ए है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 44। मच्छर पशु साम्राज्य के किस संघ से संबंधित है? बताइए, मच्छर पशु साम्राज्य के किस संघ से संबंधित है? केटेनोफोरा या कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा या मोलस्का? मच्छर किस संघ से संबंधित रखते हैं दोस्त? तो भाई याद रखिए आर्थ्रोपोडा से संबंधित रखते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा हार्मोन आमाशय की कोशिकाओं को गैस्ट्रिक रस स्रावित के लिए प्रेरित करता है? कौन सा हार्मोन आमाशय की कोशिकाओं को गैस्ट्रिक रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है? बताइए। तो भाई याद रखिए गैस्ट्रिन करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस महीने में किस डेट को मनाया जाता है? बताइए। अक्टूबर का महीना मनाया था भाई, अक्टूबर दिया है, चारों ऑप्शन अक्टूबर दिया, बस आपको डेट मालूम होना चाहिए। अक्टूबर के कौन से डेट में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो भाई 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भाई याद रखिए सिक्किम है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। राज्यों में शहरी निकायों की संरचना और जनादेश हेतु एक सामान्य रूपरेखा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? बताइए दोस्त, राज्य में शहरी निकायों की संरचना और जनादेश हेतु एक सामान्य रूपरेखा प्रदान करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? बताइए। तो भाई 74वें नंबर का संशोधन अधिनियम किया गया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार संबंधित है? बताइए, कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार संबंधित है? कुंभ, बिहू, ओणम या जन्माष्टमी? भाई कौन सा है? ओणम है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए दोस्त, बिहू एक तो आपका त्यौहार भी है, उत्सव भी है, नृत्य भी है, तो ये किस राज्य से संबंधित रखता है बिहू? चलिए इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है? निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। कालानुक्रमिक में व्यवस्थित करना है। पहला देखिए, पहला आपका चौसा की युद्ध, दूसरा बक्सर की युद्ध, तीसरा हल्दी घाटी के युद्ध। तो सबसे पहला कौन से इसमें युद्ध हुआ था भाई? ध्यान देंगे, जैसे चौसा की युद्ध। चौसा की युद्ध कब हुआ था? 26 जून को हुआ था। 26 जून 1539 को हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। चौसा की युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था। फिर उसके बाद बक्सर की युद्ध 1764 में हुआ था दोस्त, ये तो मालूम होगा। शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था और मीर कासिम और अवध के नवाब के बीच हुआ था। 3 लोगों के बीच में हुआ था। जो आपका बक्सर की युद्ध हुआ था 1764 में, शाह आलम द्वितीय द्वारा हुआ था, प्लस एक मीर कासिम भी था। इसमें मीर कासिम भी था और जो अवध के नवाब थे उनके बीच हुआ था। तो बक्सर की युद्ध 1764 में हुआ था। तीसरे नंबर पे दोस्त आपका हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। बिल्कुल 1576, 18 जून 1576 में हुआ था। ये मेवाड़ के महाराजा प्रताप के बीच हुआ था और एक था आमेर के जो मान लोग थे उनके सेना के बीच लड़ी गई थी हल्दी घाटी की युद्ध 18 जून 1576 में। तो भाई देखिएगा, कालानुक्रमिक की बात करते हैं तो पहले पर कौन आ जाएगा दोस्त? आपका पहले आपका चौसा की युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद दोस्त कौन सा हुआ था दोस्त? आपका देखेंगे तो हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था 1576 में। चौसा की युद्ध कब हुआ था आपका? 1539 में हुआ था। तो 1539-76 पहले, ये दूसरे नंबर पे। उसके बाद आपका दोस्त कौन सा हो जाएगा? बक्सर का युद्ध। बक्सर की युद्ध 1764 में हुआ था। तो देखिए 39, 76, 64 यानी
1539 पे कौन युद्ध हुआ था भाई, आप ध्यान देंगे तो चौसा युद्ध। चौसा युद्ध एक नंबर क्या रहा है, तो इसको एक कर देते हैं। 1576 में कौन सी युद्ध, हल्दी घाटी, ये देखिए तीसरे नंबर पे है, तो इसका 3 नंबर कर देते हैं। उसके बाद आखिरी में बक्सर की युद्ध दूसरे नंबर पे है। तो 132 देखिए कौन सा ऑप्शन में, 132 देखिए डी ऑप्शन में 4 नंबर पे है 132। ओके, तो इस तरह से आप लोग इस प्रश्न को हल किए होंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर दोस्त 51 देखिए। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों को किसके द्वारा अपनाया गया था, बताइए। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों को किसके द्वारा अपनाया गया था, तो भाई अशोक द्वारा अपनाया गया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 52। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के लिए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा, बताइए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के लिए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, तो अनुच्छेद 76 में कहा गया है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए क्वेश्चन नंबर 53। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया था, बताइए दोस्त। हमारे देश के पीएम साहब जी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया था, तो अपने शहर वाराणसी में। वाराणसी क्या है, एक जिला है, उत्तर प्रदेश का राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, उसमें एक जिला पड़ा है वाराणसी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 54। भारत का दूसरा सर्वाधिक बृहत जलप्रपात ये किस जलप्रपात के रूप में जाना जाता है जो कावेरी नदी पर स्थित है, अब तो बता सकते हैं कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो भाई शिव समुद्रम जलप्रपात। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर जी। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो रहे होंगे भाई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप डेली करते रहिए, लगातार करते रहिए दोस्तों। देखते हैं हम लोग की तैयारी कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी। अभी से हम तैयारी में लग चुके हैं, एग्जाम इसका दोस्त कम से कम 4 से 5 महीने 6 महीने भी लग सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 6 महीने कब बीतेगा भाई पता भी नहीं चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। छत्तीसगढ़ का पहले देखिए, छत्तीसगढ़ में पंथी होता है, पंडवानी होता है, सैला होता है, लेकिन दोस्त भगोरिया ये आपका एक तो एमपी में होता है यानी मध्य प्रदेश में होता है, और एक महाराष्ट्र में भी होता है। एक ये आदिवासी फेस्टिवल त्यौहार है, जो ये आपका भगोरिया आपका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में होता है ना, एक आदिवासी फेस्टिवल त्यौहार है, जो कि ये दोस्त आपका भीलाल समुदाय के लोग करते हैं। भीलाल आदिवासी की जनजाति के लोग द्वारा यह मनाया जाता है भगोरिया, कहाँ पर, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र में। ओके, तो इसलिए छत्तीसगढ़ से संबंधित भगोरिया नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए क्वेश्चन नंबर 56। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो कि एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है, तो भाई लूनी नदी है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन था, बताइए दोस्त। कौन सा 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन था, तो याद रखिए दोस्त त्रिपिटक था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, बताइए किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, तो दोस्त सर सैयद अहमद खान ने किया था। डी ऑप्शन क्या बनेंगे दोस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 59। वर्ष 1920 से 1320 के दौरान दिल्ली पर किस राजवंश का शासन था। देख भाई ये ईस्वी है, ये 1320 है, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो वर्ष 1920 से लेकर 1320 के दौरान दिल्ली पर किस राजवंश का शासन था, तो भाई याद रखिए खिलजी वंश का शासन था। बी ऑप्शन क्या बन रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है,
बताइए दोस्त, भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है ये किससे संबंधित है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन संबंधित है। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये आपका जीके साइंस का पहला टेस्ट कंप्लीट होता हुआ 60 क्वेश्चनों का। अब बताइए आप सभी का कितना स्कोर है आज के सेशन से, पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करें दोस्त आज आपने टेस्ट बहुत अच्छा से देखा दिया होगा और हर एक प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्पफुल किया होगा। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ 11:30 AM पे आरपीएफ क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके, आपका दिन मंगल